वेलकम बैक टू गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइज। आज हम बात करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर 4 के बारे में। और आज का टॉपिक है हमारा बायो सावर्ट लॉ गाइज। तो बायो सावर्ट लॉ क्या बताता है कि ये जो है वो हमें बताता है किसी कंडक्टर की वजह से कि जो कंडक्टर होता है उसकी वजह से किसी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा उसके बारे में बता देता है। ठीक है, तो इट गिव्स मैग्नेटिक फील्ड due to a conductor at any point, यानी किसी भी कंडक्टर की वजह से किसी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इस बायो सावर्ट लॉ की वजह से हम निकाल सकते हैं गाइस। क्या निकाल सकते हैं बायो सावर्ट लॉ की वजह से कि इट गिव्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टर एट एनी पॉइंट। सपोज कीजिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, इस जगह देखते हैं गाइस, हमारे पास सपोज कीजिए एक क्या है, ये क्या है, एक कंडक्टर वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, जिसमें क्या करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है गाइस। ठीक है ना, एक कंडक्टर है। अब इससे किसी पॉइंट पी पर, समझ यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना, मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो ये क्या बताता है, ये बायो सावर्ट लॉ से हम निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, अब इसमें वायर की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसमें से ये मैग्नेटिक फील्ड है, निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, इसमें एक स्मॉल पार्ट डीएल लेंगे। ठीक है, अब स्मॉल पार्ट डीएल लिया, इस तरीके से हमने क्या लिया, एक स्मॉल पार्ट डीएल लिया और उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर डिस्टेंस है गाइस। ये डिस्टेंस कितनी है, आर डिस्टेंस है। ठीक है, अब ये डीएल पार्ट जो है, ये लेंथ का छोटा सा पार्ट लिया। अब इसके लिए देखिए गाइस, इसके लिए अब ये एंगल बना रहा है इसके साथ, ये डीएल के साथ जो एंगल बना रहा है ना, ये कितना बना रहा है, थीटा। ये आर डिस्टेंस जो है ना, वो इस डीएल लेंथ जो स्मॉल लेंथ हमने इस वायर की कंडक्टर के लिए है, वो एंगल क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है। ठीक है गाइस, वो कौन सा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है इसके साथ गाइस। तो हम बात कर रहे हैं ये थीटा जो है वो क्या है, थीटा क्या है, यहाँ पर थीटा जो है वो है एंगल बिटवीन आर एंड डीएल। तो ये थीटा जो है यहाँ पर हमें जो थीटा है ना, वो किसके बीच में है, ये स्मॉल लेंथ है इसके बीच में, और ये आर जो है इसके दोनों के जो पी पॉइंट है और ये डीएल जो हमने स्मॉल लेंथ थी, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आर है, उनके बीच में जो एंगल है उस एंगल को हमने क्या नाम दिया गाइस, थीटा एंगल नाम दिया है गाइस। ठीक है, चलो तो हमें क्या निकालना है गाइस, ये लेंथ जो एलिमेंट हमने लिया ना डीएल, ये क्या बहुत ही स्मॉल पार्ट है। अब ये इसके साथ एंगल थीटा बना रहा। अब ये एलिमेंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी लेंथ एलिमेंट ले सकते हैं गाइस। तो ये एंगल थीटा क्या होता है गाइस, ये चेंज होता है। ठीक, क्या होता है, ये एलिमेंट यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, कहीं पे भी लिया जा सकता है गाइस। तो ये क्या होता है, चेंज होता है, और चेंज होता है इसलिए हमें इसकी क्या होगी वैल्यू, हमें इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। पूरे वायर को हम देख सकते हैं गाइस कि अगर ये कोई वायर है, इसकी वजह से हमें इस पॉइंट पर हमें निकालना है। ठीक है, इस पॉइंट P पर हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो मैंने एक डीएल यहाँ पे ले लिया या फिर यहाँ पर ले लिया, तो ये एंगल जो थीटा बन रहा ना, ये क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है, क्योंकि ये डीएल अलग अलग जगह लेंगे तो ये एंगल क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो इसका पूरे का हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा गाइस। कंप्लीट का निकालने के लिए छोटे छोटे पार्ट लेके और कंप्लीट का निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका इंटीग्रेशन करते हैं गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं बायो सावर्ट लॉ क्या कहता है। बायो सावर्ट लॉ बाय अब एक्सपेरिमेंट से, बायो सावर्ट ने क्या किया, बाय एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने कुछ रूल बताए। उन्होंने कुछ क्या है डेफिनेशन दी कि इट्स हमें क्या मिला कि जो डी है मैग्नेटिक फील्ड जो है, हमने देखो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड का जो लेक्चर जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो सिंबल होता है उसको कैसे डिनोट करते हैं, बी से। तो इन्होंने कहा कि पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है डी बी, वो प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आई के, यानी कि जो इस कंडक्टर में करंट फ्लो होगा ना उससे डिपेंड करेगा, किससे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसमें फ्लो होने वाले, इस कंडक्टर में जितना करंट फ्लो होगा उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा बात कही थी उन्होंने कि जो डीबी है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डीएल के। किसके प्रोपोर्शनल होगा, डीएल के गाइस। तीसरी उन्होंने कहा था कि जो हमारा डी है ना, ये डिपेंड करेगा अब किसके,
करंट क्या हो गया, ये जो बीच की जो डिस्टेंस है ना गाइस, ये जो डिस्टेंस डीएल और पी पॉइंट के बीच में, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जो हमारा डीबी हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, 1/r² के। ठीक है गाइस, और एक और बात बता दी, अब एंगल बात करते हैं। अब डीबी जो प्रोपोर्शनल होगा, यहाँ पर एक चीज और है कि डीबी जो प्रोपोर्शनल होगा वो किसके, एक थीटा, अभी थीटा है तो ये थीटा कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पर cos थीटा होगा या sin थीटा होगा, कौन सा होगा, ये कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पर क्या है, ये हमारे कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर हमारे क्या करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट फ्लो होने की वजह से इसके अराउंड क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, लेकिन इस कंडक्टर के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो हमें ऐसा एंगल देखना है और जिसकी वैल्यू अब जिसकी वैल्यू क्या होती है, थीटा की वैल्यू जैसे बढ़ती जाती है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो ऐसा कौन सा थीटा है, ऐसा कौन सा जो है हमारे पास, जो क्या है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, साइन थीटा। क्योंकि साइन थीटा 0, अगर एंगल 0 होता है, साइन 0 पर साइन क्या होता है, 0। और जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है, साइन की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, साइन थीटा के। ठीक है गाइस, तो यहाँ से हमें क्या मिला कि अब जो है हमारा डीबी जो है गाइस, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, यहाँ पर देखिए गाइस, आई डी एल साइन थीटा अपॉन क्या आ रहा है, r² गाइस। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसका कांस्टेंट हटा दिया, कांस्टेंट हटा तो ये क्या हो गया, के आई डी एल साइन थीटा, एक कांस्टेंट लगेगा यहाँ पर। जैसे ही हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। और इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है गाइस, ये के की वैल्यू है 4 पाई म्यू अपॉन 4 पाई, ये जो है म्यू नॉट अपॉन क्या है, 4 पाई की वैल्यू है गाइस। और इसकी मैथमेटिकली वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻7 है गाइस। तो इस के की वैल्यू जो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई गाइस। ठीक है, और ये म्यू नॉट क्या है, यहाँ पर म्यू नॉट जो है परमेबिलिटी है, और इसकी वैल्यू जो है कि मीडियम पर डिपेंड करती है गाइस, कि किस मीडियम में हमारा जो है हम अप्लाई कर रहे हैं गाइस। तो म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी है, और इसकी वैल्यू जो कांस्टेंट जो है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 10⁻⁻7 आ रही है गाइस। ठीक है गाइस, तो अब हमारे पास dv का फॉर्मूला क्या हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से हमें dv इक्वल टू क्या मिल गया, 4 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन r² गए। तो ये हो गया अपने मैग्नेटिक फील्ड का, किसी पॉइंट पर P पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी कंडक्टर की वजह से, उसकी वैल्यू कितनी होगी, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन r² आ गया गाइस। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए गाइस। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अब बायो-सावर्ट लॉ की जो है, ये जो dB है हमारा पास, हमने कहा एक मैग्नेटिक जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको हम वेक्टर क्वांटिटी में देखते हैं गाइस। तो वेक्टर क्वांटिटी में हम देख रहे हैं कि dB अगर वेक्टर क्वांटिटी है गाइस, तो dB अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें बताया कि I म्यू नॉट अपॉन, ठीक है, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। हमने क्या किया, I अब dl वेक्टर क्वांटिटी है, और हमने क्या किया, r वेक्टर क्वांटिटी को हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया नीचे कितना हो गया, ये r³ हो गया, और ये क्या हो गया, साइन थीटा। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट में हो जाएगा, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i। अब ये dl क्रॉस r क्या, r साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, dl क्रॉस r। ठीक है, अपॉन क्या आ रहा है, r³। तो ये हमें कैसी क्वांटिटी मिल गई, ये हमें dl की वेक्टर फॉर्म मिल गई। हमें क्या मिल गया, वेक्टर फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है, वेक्टर फॉर्म है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो वेक्टर फॉर्म है हमारे पास, क्या मिल गई हमें, वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और म्यू नॉट को हम क्या बोलते हैं, ये जो म्यू नॉट होता है गाइस, इसको हम परमेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है गाइस, परमेबिलिटी बोलते हैं, और ये मीडियम पर डिपेंड करती है। तो अलग अलग परमेबिलिटी, अलग अलग मीडियम के लिए म्यू नॉट की वैल्यू जो होती है गाइस, वो क्या होती है, चेंज होती है, वो क्या होती है, अलग अलग होती है गाइस। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म लिख दिया हमने। अब इसका अगर आप म्यू नॉट को अगर इस मीडियम में बात करते हैं कि मीडियम अगर किसी मीडियम में रखेंगे तो म्यू नॉट क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इसको हमने वायर को, कंडक्टर को किसी मीडियम में रख दिया जिसका परमेबिलिटी क्या है, म्यू है, तो उसका अगर मीडियम में रख दिया तो उसकी परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, म्यू हो जाएगी, है ना।
अगर म्यू है उस मीडियम की तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, dB इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइस, इक्वल टू जो है मैग्नेटिक फील्ड बराबर कितना हो जाएगा, म्यू अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा गाइस, अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर गाइस। तो ये जो होता है ये क्या हो जाएगा, डी मैग्नेटिक फील्ड भाई मीडियम, किसमें, मीडियम में, किसी मीडियम के अंदर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ये आपको मिल जाएगा। बस क्या हो जाएगा, म्यू नोट जो है वैक्यूम का है और म्यू जो है क्या है, ये मीडियम का है, म्यू क्या है किसी मीडियम में। और अगर आपको रिलेटिव परमेबिलिटी निकालनी है, अगर आपको रिलेटिव परमेबिलिटी निकालनी है तो ये भी निकल जाएगी, रिलेटिव परमेबिलिटी टी बराबर क्या आ जाएगा, म्यू आर, रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो भी हमारे पास जो है म्यू अपॉन क्या हो जाएगा, म्यू नोट हो जाएगा। रिलेटिव परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, म्यू अपॉन, जो म्यू क्या है हमारा मीडियम की है और म्यू नोट क्या है वैक्यूम के लिए, तो ये हो जाएगी हमारे पास क्या, रिलेटिव परमेबिलिटी गाइस। नोट कर लीजिए गाइस। तो यहाँ से बायो सावर्ट लॉ बहुत ही सिंपल सा लॉ है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और ये किस किस पर डिपेंड करता है वो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है डिपेंड करता है किस पर, डीएल पर, आर पर। और ये जो एंगल है ना, एक चीज़ ये ध्यान रखना, एंगल होता है वो किसके होता है, बिटवीन किसके, डीएल एंड आर के गाइस, ठीक है। तो यहाँ से हमें बायो सावर्ट लॉ कंप्लीट हो जाता है। अब इसके हम यूज करते हैं कि किसी कंडक्टर यानी किसी कंडक्टर वायर की वजह से किसी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे गाइस। ओके गाइस, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट कंडक्टर, यानी कि हमारे पास क्या है, एक स्टेट कंडक्टर है, एक स्टेट क्या है, कंडक्टर है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। करंट क्या फ्लो हो रहा है इसमें, अगर इस कंडक्टर के अंदर क्या कैसा करंट फ्लो हो रहा है, इस कंडक्टर के अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है गाइस। तो हमारे पास क्या है, एक स्टेट कंडक्टर है और उसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है और उसमें कंडक्टर की वजह से हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। वी नीड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट पी, यानी कि एक पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जो कि क्या है कि ये पॉइंट कहां पर है, इस वायर के, स्टेट वायर के सेंटर से ए डिस्टेंस पर है। कहां पर है गाइस, इस वायर के सेंटर से हमारा क्या है, ए डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है, ए गाइस। अब ये डिस्टेंस जो है ना ए, ये कैसी है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिस्टेंस है, फिक्स डिस्टेंस, ठीक है गाइस। तो ये कहां है, ए डिस्टेंस पर है, ठीक है। और हमने क्या लिया है, हमने एक डीएल लिया है गाइस, ये है ना लेंथ एलिमेंट क्या लिया है, एक लेंथ एलिमेंट डीएल लिया है, जो कि क्या है, इसके सेंटर से आर कितने डिस्टेंस पर है, इसके सेंटर से एल डिस्टेंस पर है गाइस, इस सेंटर से एल डिस्टेंस पर है। हमारी जो डीएल लेंथ जो हमने ली है वो इस सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है गाइस, एल डिस्टेंस पर है गाइस। और एंगल जो बना रहा है, डीएल जो एंगल बना रहा है ये कितना है, थीटा है, और ये क्या है, आर है गाइस, ठीक है। अगली बात जो है डीएल की जो डिस्टेंस है वो है आई आर, इसको हमने पॉइंट नाम दे दिया, ए पॉइंट दे दिया गाइस, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, एक स्ट्रेट वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और उसके सेंटर से पी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, वहां पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जिसकी पी डिस्टेंस, पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है ना सेंटर से, वो कितनी ए है, ठीक है। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है गाइस, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लो। अब हमें बायो सावर्ट लॉ है, हमने बायो सावर्ट लॉ अभी देखा था, उस लॉ के हिसाब से हमें क्या निकालना है। अब उस लॉ क्या है, वो क्या कह रहा है कि dB इक्वल टू क्या होता है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई, ठीक है, dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या लिखता है, आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, dl साइन थीटा अपॉन क्या होगा गाइस, आर स्क्वायर गाइस। चलो हमें क्या निकालना है, इस कंप्लीट, अब ये डीएल, ये क्या है, इस स्मॉल पार्ट डीएल के लिए हमें क्या निकाल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, लेकिन हमें क्या है, कंप्लीट वायर के लिए निकालना है। और जब भी कंप्लीट वायर के लिए निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा गाइस। मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट वायर के निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पूरे पोर्शन का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा गाइस। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे पूरे वायर के लिए, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, कितना आ जाएगा, बी इक्वल टू, हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, किसका, dB का इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई, जो है हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इक्वल। अब क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे किसका, dl साइन थीटा अपॉन क्या होगा,
आर स्क्वायर। अब याद करते हैं, यहाँ पर देखते हैं गाइस, हमें इंटीग्रेशन तो करना है, लेकिन हमें देख रहे हैं इंटीग्रेशन जो होता है हमेशा कितने वेरिएबल पर होता है, एक वेरिएबल होता है, लेकिन यहाँ पर आर भी वेरिएबल है, क्योंकि अगर मैंने इसको डीएल को चेंज किया, डीएल भी वेरिएबल है, डीएल यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, तो डीएल भी वेरिएबल, आर भी वेरिएबल, और आर वेरिएबल है तो साइन थीटा भी वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों ही पॉइंट जो है वो क्या है, हमारे तीनों ही जो टर्म्स है वो क्या है, वेरिएबल है, और हमें इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन सिर्फ एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होती है, तो हमें इन सबको क्या करना होगा, किसी एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा, तभी हम इसका क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, वरना हम इस चीज़ का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते गाइस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, वेरिएबल एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे गाइस। तो हमने क्या, सपोज ये एंगल फाई है, तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, और तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल, तो इसको हमने नाम दे दिया फाई गाइस। ठीक है, ए हमारा कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे कि सारी ही चीज़ों को हम क्या करेंगे, ए और फाई किसी एक एंगल के रेस्पेक्ट में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे गाइस। ठीक है, चलो तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं आर की गाइस। ठीक है, जो हमारा है ये क्या है, ये अगर 90 डिग्री है तो ये क्या है, हाइपोटेनस। ठीक है, ये क्या है, हमारा जो है हाइपोटेनस एच है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमें पता है कि जो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है वो किसके इक्वल होता है। हम बात करते हैं कि बेस अपॉन हाइपोटेनस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ये होता है कोस फाई के। यहाँ से हम बात करेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा, कोस फाई के, तो ये क्या हो जाएगा, कोस फाई के। ठीक है, तो यहाँ से अब बेस कितना है हमें पता है, बेस कितना है ए, हाइपोटेनस कितना है, तो यहां से हमें निकालना है बेस कितना है ए, हाइपोटेनस कितना है आर, इक्वल टू क्या आ रहा है, कोस फाई। तो यहां से अगर आपको आर की वैल्यू निकालनी है तो आर इक्वल टू यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, तो आर इक्वल टू आ जाएगा कोस ए अपॉन क्या आ जाएगा, कोस फाई। तो हमने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू को किस में कर दिया, जब फाई और ए में, ए क्या है हमारा कांस्टेंट, तो हमने सारी वैल्यू इसको किस में चेंज कर दी, ए में चेंज कर दी, आर की वैल्यू हमने ए में चेंज कर दी, अब हमें एल की वैल्यू भी इसमें फाई और ए में चेंज करनी है, कन्वर्ट करनी है गाइस। तो आर बराबर क्या आ गया हमारे पास, ए अपॉन कॉस फाई। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, आर इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ ए सेक फाई। ठीक है, तो ये हो गया r इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, a सेक फाई आ गया गाइस, वैल्यू आ गई हमारे पास, r इक्वल टू क्या, r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, a सेक फाई गाइस, a की टर्म्स में आ गई। चलो अब हम बात करते हैं l की डिस्टेंस की, तो l क्या है यहाँ पर, अब बेस अपॉन हाइपोटेनस कितना होता है गाइस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है गाइस, यहाँ पर देखते हैं, एक देखते हैं इन ट्रायंगल, जो एंगल फाई है, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, एंगल थीटा, एंगल थीटा। अब देखते हैं इन ट्रायंगल OAP। ठीक है, इसमें क्या देख सकते हैं गाइस कि 90 डिग्री का एंगल है, प्लस थीटा एंगल है, और प्लस एक फाई एंगल है, इक्वल टू कितना आ रहा है, 180 डिग्री। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है कि देखिए, तो यहां से हमें क्या मिल रहा है कि थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, थीटा इक्वल टू हमें मिलेगा 90 माइनस फाई गाइस। थीटा इक्वल टू में क्या मिल रहा है, यहां से थीटा की जो वैल्यू मिल रही है फाई में, एंगल थीटा है वो कितना हो गया, 90 माइनस फाई। आगे बात समझ में, तो थीटा एंगल मिल गया हमें। अब हमें यहां पर हम बात करते हैं, तो टेन थीटा बराबर, यहां से अगर मैं बात कर रहा हूं टेन फाई की, टेन फाई बेस अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन फाई जो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, बेस। टेन फाई बराबर क्या हो रहा है गाइस, हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर हमारे पास पता है कि हमारे कितना है, ये एल है, और बेस कितना है, ए है, तो ये हो जाएगा एल अपॉन ए गाइस। तो यहाँ से एल इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, एल इक्वल टू हो जाएगा ए टेन फाई गाइस, एल इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, ए टेन फाई। तो देखिए एल की वैल्यू आ गई ए टेन फाई, आर की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई, ए सेक फाई गाइस। तो हमने क्या कर दिया, इन सबको एक ही वेरिएबल में चेंज कर दिया गाइस। हमें चाहिए, लेकिन हमारा जो फॉर्मूला है एल तो हमें मिल गया, ठीक है, यहां से हमें एल मिल गया, लेकिन हमारे फॉर्मूले में क्या है हमारे पास डीएल। अब हमें क्या करना होगा, इसका
जब डीएल लाने के लिए मैं इसको क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो डीएल इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से। अब बात करते हैं, जैसे ही मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो हमारा पास क्या हो गया, ए सेक स्क्वायर फाई, यानी कि जो है डीएल जो हमारा डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए कांस्टेंट, ए क्या है कांस्टेंट है, तो ए एज इट इज आ जाएगा, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई और डी फाई। ठीक है गाइस, तो हमने जैसे ही इसका डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन करने पर हमें क्या मिल गया, डीएल इक्वल टू क्या मिल गया, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई मिल गया गाइस, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई मिल गया गाइस। अब हम इसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, डीएल की हमें क्या चाहिए, डीएल चाहिए, हमने डीएल की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब हम क्या पुट कर देंगे, डीएल की वैल्यू जो है किस में पुट कर देंगे, हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर सकते हैं, इसको इसमें पुट कर सकते हैं गाइस। अब हम करते हैं पुट द वैल्यू, इन दोनों की हम वैल्यू पुट कर सकते हैं कि इसमें, इस इक्वेशन में 1 में पुट द ऑफ आर एंड डीएल इन इक्वेशन 1 गाइस। जैसे ही हमने इसमें वैल्यू पुट करी तो हमारे पास B इक्वल टू कितना आ जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटीग्रेशन, अब डीएल बराबर क्या है, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। ठीक है, और यहाँ क्या आ रहा है, साइन थीटा। अब साइन थीटा है, अब हमने थीटा को क्या निकाला, यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, 90 माइनस फाइव, तो हम इसको क्या बदल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस फाइव अपॉन नीचे क्या आ रहा है, आर स्क्वायर, तो आर बराबर क्या आ रहा है, ए सेक थीटा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा सॉरी फाइव, तो ये हमारा आ गया, क्या आ गया, सेक स्क्वायर फाइव। तो अब यहाँ से ए कट जाएगा, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर फाइव कट जाएगा। ठीक है, पीछे हमारे पास क्या बच गया, डी फाइव साइन 90 माइनस फाइव। ठीक है गाइस, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज करते हैं, हम यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखते हैं। देखिए ए क्या है, कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा बाहर, तो अब हो जाएगा हमारे पास b इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटीग्रेशन, अब साइन 90 माइनस फाइव को हम क्या लिख सकते हैं, कोस फाइव, तो ये हो जाएगा कोस फाइव और डी फाइव, इंटीग्रेशन कर देते हैं। जैसे ही हमने इसका इंटीग्रेशन किया, अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइव के रेस्पेक्ट में है इंटीग्रेशन, क्योंकि हमारे पास क्या है, डी फाइव है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर अब क्या है, ए की वेरिएबल है, ठीक है, फाइव, इसके साथ में रेस्पेक्ट में हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। और जैसे इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक लिमिट चाहिए कि हम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं, किस पॉइंट से किस पॉइंट तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इसके लिए इंटीग्रेशन को हमें चेक करने के लिए हमें देखना होगा गाइस कि हमें क्या हो, इसकी लिमिट देखनी पड़ेगी। तो लिमिट करते हैं कि ये जो वायर है हमारा क्या है, कैसा है, ये हमारा क्या है, एक फिक्स वायर है गाइस। ठीक है, तो इसकी जो लोअर लिमिट है वो और इसकी जो अपर लिमिट है उसको हम फिक्स कर देते हैं गाइस। देखिए, तो अगर ये सपोज कीजिए कि ये हमारा क्या है, एक कांस्टेंट वायर है और इसकी लोअर लिमिट ये है और इसकी अपर लिमिट क्या है, ये है। इस तरीके से अगर हम इसकी लोअर और अपर लिमिट की बात करते हैं तो ये एंगल जो है कितना एंगल बना रहा है वो उसकी बात करते हैं गाइस। देखिए, ये जो यहाँ पर जो एंगल बनाएगा, इस एंगल को बात कर रहे हैं, कहाँ से, ये सेंटर पॉइंट से, कहाँ से, सेंटर पॉइंट से जो ये एंगल बनेगा गाइस, ये एंगल कितना बनेगा, ये जो सेंटर पॉइंट से जो हमारा एंगल बन रहा है, ये एंगल बनेगा थीटा 1, इसको हम नाम देते हैं, इस एंगल को अगर हम नाम दे देते हैं क्या कि फाइव 1, सॉरी, इसको हमने नाम दे दिया फाइव 1, और इसी का ऊपर की तरफ जो हमारा एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, ऊपर की तरफ जो भी हमारा एंगल बन रहा है वो कितना बनेगा गाइस। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसका ऊपर की तरफ भी एंगल बना लेते हैं, और जो ऊपर की तरफ एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा हमारे सेंटर से, जो एंगल बनेगा ये कांस्टेंट है। ठीक है, ए हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और ये सेंटर की तरफ जो ऊपर की तरफ जो हमारा एंगल बनेगा, ये एंगल हो गया हमारा क्या, फाइव 2। अब हम बात देख रहे हैं कि इसको हमने ओरिजिनल जो है ये पॉइंट को एक्स एक्सिस मान लिया, तो ये नीचे वाला क्या आएगा, ये जो नीचे वाला आएगा ना, ये एंगल कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा 4 क्वाड्रेंट में, या नीचे की तरफ आएगा तो ये नेगेटिव, और ये ऊपर जा रहा है पॉजिटिव जाता है। वाई एक्सिस में आप ले सकते हैं कि एक्स, ये मान लो वाई एक्सिस है, तो इसके नीचे की तरफ जो एंगल आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, और ये ऊपर की तरफ आएगा जो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो फाइव जो है ऐसा कैसा आएगा, ये -5
आएगा। -φ1 से φ2 तक हमारी लिमिट जाएगी गाइस। कहाँ से कहाँ तक जाएगी? हमारी जो लिमिट है इसमें एंगल में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव आएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। तो अब हम इसकी क्या लगा देते हैं, इंटीग्रेशन के लिए हम इसमें क्या लगाएंगे, इसमें लिमिट लगाएंगे। यहाँ तक नोट कर लीजिए गाइस, इस तरफ से हम रफ कर देते हैं इसको। अब इसमें लिमिट लगाते हैं, तो लिमिट लगाने से क्या हो जाएगा कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, लिमिट लगाने से हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड हो जाएगा कि इंटीग्रेशन की लिमिट जो लगाएगी ये हो जाएगी -φ से लेकर φ2 तक, -φ1 से लेकर φ2 तक। तो इसको यहाँ पर कर लेते हैं। तो dB B इक्वल टू कितना हो जाएगा, B इक्वल टू हमारे पास μ0/4π I/A। अब लिमिट हो जाएगी -φ1 से φ2 तक, और ये क्या है हमारे पास cos φ d∅। बस, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा b इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा μ0/4π I/A, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास sin φ, sin, ये हो जाएगा हमारे पास क्या sin φ, और इसकी लिमिट हो जाएगी -φ1 से φ2 गाइस। -φ1 से φ2 इसकी क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और अब ये देखिए ये क्या आ रहा है, b इक्वल टू यहाँ पर देखिए μ0/4π I/A इंटू क्या आ रहा है sin φ2 माइनस sin, ये आ रहा है -φ1। अब साइन जो है माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन माइनस थीटा जो होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, वो इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के। तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएंगे सारा। तो यहाँ पर ये एक पूरी चीज़ हमारे पास कैसी हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी गाइस। देखिए तो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ गया, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर b इक्वल टू हो जाएगा μ0/4π I/A इंटू ये लिख देंगे, ये भी प्लस में हो जाएगा sin φ1 प्लस sin φ2 गाइस। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है गाइस। इसका रिजल्ट बहुत जगह काम आता है गाइस, ठीक है। आप इस डेरिवेशन को भी एक बार कर लेना, इंपॉर्टेंट है। वैसे चांसेस कम पूछते हैं लेकिन फिर भी कभी पूछ लेता है, तो इसको डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और ये रिजल्ट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके कुछ स्पेशल केसेस के बारे में गाइस। स्पेशल केसेस का मतलब है कि जब हम बात करेंगे कि ये तो हमारा अभी क्या था, वायर था, फिक्स था, कांस्टेंट था। अब हम बात करेंगे कि हमारा ये अगर वायर इन्फिनिटी लेंथ का हो जाए तब उसके सेंटर पर कितना होगा, या 2-3 केस की हम बात करते हैं, ठीक है गाइस। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम इसके स्पेशल केस की बात करते हैं। वो भी उनके रिजल्ट भी हमारे पास क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है गाइस। ओके गाइस, तो फर्स्ट स्पेशल केस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है गाइस, ध्यान रखना। यहाँ पर केस फर्स्ट स्पेशल केस में क्या है, इंपॉर्टेंट केसेस है इनके, इसके इस प्रॉपर्टी के। तो फर्स्ट स्पेशल केस में क्या कह रहा है कि हमारा वायर क्या है, इन्फिनिटी लेंथ का है। हमारा ये जो वायर है वो कैसा है, इन्फिनिटी लेंथ का वायर है गाइस। और जो हमारा पॉइंट है इसके सेंटर के नियर में कहीं स्थित है, पॉइंट पी जो है इसके सेंटर के पास में कहीं है। तो अब हमें इसका क्या निकालना है, इस पी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब ये गाइस इन्फिनिटी वायर है, तो डीएल जो बनेगा, एंगल जो इसकी लिमिट जो लगेगी गाइस, इसकी जो लिमिट लगेगी, अब ये जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ती जाती है हमारा एंगल क्या बढ़ता जाता है, जैसे कि यहाँ पर 0 फिर बढ़ता बढ़ता बढ़ता, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उसकी ज़्यादा एंगल बढ़ जाएगी। और एंड में ये क्या हो जाएगा गाइस, इसके जस्ट एंगल जो बनेगा वो कितना डिग्री का बन जाएगा, दोनों साइड में इसकी जो लिमिट के जो एंगल हो जाएंगे वो दोनों साइड में φ1 और φ2 दोनों ही कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। φ1 जो एंगल φ1 है वो भी 90 डिग्री का हो जाएगा, और ये जो φ2 है ना वो भी 90 डिग्री का हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करता हूँ, इसकी वैल्यू अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करता हूँ तो 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, μ0/4π I/A गाइस, और ये क्या हो जाएगा 1 + 1 गाइस, ठीक है। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, μ0/2π I/A गाइस, ठीक है। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, है ना, ये 2 हो जाएंगे, ये 2 इससे कट जाएगा। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। जब हमारा क्या हो, वायर इन्फिनिटी हो, तो उसके सेंटर पर किसी पॉइंट के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड b इक्वल टू कितना मिल रहा है गाइस, μ0/2π I/A गाइस। फर्स्ट केस। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में क्या है कि
नोट कर लीजिए इसको। फिर हम बात करते हैं कि हमारा जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस जगह से यहाँ पर शिफ्ट हो जाए कि ये सेंटर पर ना लेकर हम इसके एक किसी कॉर्नर पर लेते हैं, इस वायर के किसी एक कॉर्नर पर लेते हैं। तो जैसे ही हमने सेकंड केस की बात की, सेकंड केस में जो हमने क्या लिया, इसके वायर को एक कॉर्नर पर लेंगे तो उसका एक एंगल तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, और दूसरा हमारा कैसा रहेगा, एंगल जो है वो कैसा रहेगा 90 डिग्री का रहेगा गाइस। ओके गाइस, तो सेकंड केस में हम देखते हैं, सेकंड केस में क्या है कि हमारा जो वायर है वो कैसा है, इन्फिनिटी वायर है, और जो हमारा पॉइंट वो लाई कर रहा है क्या, इसके एक कॉर्नर पर, किसी पॉइंट पर लाई कर रहा है। तो इसे इस कॉर्नर पर कहीं लाई कर रहा है, तो इसका एक एंगल या φ2 मान लो, या कोई सा भी एक एंगल तो है, वो कितना हो जाएगा कि यहाँ पर हमें पता है कि φ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। φ2 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो गया 0 हो गया। और जो दूसरा एंगल है ना गाइज, वो क्या जा रहा है, दूसरा एंगल वो हो जाएगा, वो यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। दूसरा एंगल जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा, वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो φ1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो अब अगर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं इस फॉर्मूले में, तो यहाँ से हमें b क्या मिल जाएगा, b इक्वल टू कितना मिल रहा है, μ0 अपॉन 4 पाई i अपॉन a इंटू, अब ये क्या है कि एक तो हो जाएगा 1 और दूसरा जो है हमारा वो कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से b इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, μ0 अपॉन 4 पाई i अपॉन a गाइस। तो ये हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इस इन्फिनिटी वायर की वजह से जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया गाइस। ठीक है, तो इनकी रिजल्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, तीनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि आप इसमें से क्या क्वेश्चन आएगा, जैसे इस फॉर्मूला बेस्ड पे अगर क्वेश्चन देना है तो कि एक वायर दे देगा जिसमें कोई भी करंट फ्लो हो रहा है, जैसे कि 10 एम्पियर का, डिस्टेंस इसकी दे दी हमें कि 5 मीटर है, ठीक है, और इसका एंगल दे दिया, एक क्या है 30 डिग्री का और एक क्या है 60 डिग्री का दे दिया। तो आपसे पूछेगा कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड है गए। तो आप इसको काउंट कर सकते हो, इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। इस तरीके से आपसे यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है इस फॉर्मूले बेस्ड पे, और आपसे डायरेक्ट यहाँ से इसका फॉर्मूला भी पूछ सकता है, या स्पेशल केस डायरेक्ट ही आपसे पूछ सकता है गाइस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।